नमस्कार दोस्तों, आज हम बात शुरू करेंगे फार्माकोलॉजी से, यानी वो साइंस ऑफ ड्रग्स जो हमें बताती है कि कोई भी बाहर से दी गई केमिकल मॉलिक्यूल्स जब लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो शरीर उससे कैसे रेस्पॉन्ड करता है। सिंपल शब्दों में, कोई भी सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी में जाकर कोई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स पैदा कर दे, हम उसे ड्रग कहते हैं। अब फार्माकोलॉजी इस पूरी नॉलेज को कवर करती है। ड्रग क्या करता है, कैसे करता है, किस तरह बॉडी उसे मैनेज करती है, और सबसे ज़रूरी बात, उसका उपयोग, उसका यूज़ सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिनल पर्पस के लिए कैसे किया जाए। अब बात शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी को समझने की। फार्माकोलॉजी को समझने का अगला सबसे बड़ा कदम है इसके दो मेन डिविजन्स जो हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, उसको समझना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स पर, जिसे सिंपल शब्दों में कहते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। यानी ड्रग शरीर के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर क्या फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स डालती है, और वो इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अगर एग्जाम्पल से देखें, एड्रीनलिन बॉडी में जाके एड्रीनो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करती है, फिर जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन होता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलाइल साइक्लेस का एक्टिवेशन होता है, जिससे इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है, और इसका रिजल्ट होता है कार्डियक स्टिमुलेशन, हेपेटिक ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस और हाइपरग्लाइसीमिया, और बहुत सारे सिस्टमिक इफेक्ट्स। अब चलते हैं दूसरी डिवीजन पर, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ हम समझते हैं कि ड्रग शरीर में एंटर होने के बाद कैसे मूव करती है, कैसे चेंज होती है और कैसे एलिमिनेट होती है। ठीक है, इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आता है बाइंडिंग, लोकलाइजेशन और स्टोरेज, उसके बाद आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन। अगर इसे एक एग्जांपल से समझें तो पैरास्टामोल ओरली लेने पर रैपिडली ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। 3 से 60 मिनट में इसके पीक ब्लड लेवल्स अचीव हो जाते हैं। पैरास्टामोल लगभग 25% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है और बॉडी में वाइडली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पैरास्टामोल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 1 लीटर पर केजी होता है। फिर यह पैरास्टामोल लीवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है, मेनली ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट कंजुगेशन के थ्रू, जिससे इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। इस पैरास्टामोल का हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे का होता है, और क्लियरेंस वैल्यू अराउंड 5 ml पर केजी पर मिनट होती है। तो ये पैरास्टामोल की फार्माकोकाइनेटिक्स है। अगर डायनेमिक्स की बात करें तो पैरास्टामोल क्या असर डालता है, काइनेटिक्स की बात करें तो बॉडी उसके साथ क्या करती है, पैरास्टामोल बॉडी में कैसे मूव होता है, कैसे उसका कंजुगेशन होता है, ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें बताते हैं कि ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। यहाँ से फार्माकोलॉजी का रियल फ्रेमवर्क शुरू होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स को कई अलग अलग तरीक़ों से दिया जा सकता है, और किस रूट से दिया जाना है, इस सही रूट को चुनना हमेशा ड्रग की प्रॉपर्टीज़ और उसकी पेशेंट की कंडीशंस, दोनों बातों पर डिपेंड करता है। अब प्रैक्टिकल तौर पर फिजिबिलिटी, कन्वीनियंस और कॉमन सेंस, यही 3 चीज़ें हमें बता देती हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली 2 तरीके के होते हैं, लोकल एक्शन वाले और दूसरा सिस्टमिक एक्शन वाले। तो पहले समझते हैं लोकल रूट्स क्या होते हैं। लोकल रूट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं, ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें किसी एक्सेसिबल साइट्स पर लोकलाइज्ड लेजन को ट्रीट करना हो। ठीक है, मतलब लोकल रूट्स तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें किसी एक्सेसिबल साइट पर लोकलाइज्ड लेजन को ट्रीट करना हो। मतलब अगर आपके हाथ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, ये लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, इस लोकल एरिया को जब हम ट्रीट करेंगे, या किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में पेन हो, जैसे एल्बो में पेन हो या रिस्ट में पेन हो, तो जब हम इस पार्ट को ट्रीट करेंगे
तो ये लोकलाइज्ड एरिया कहलाएगा। तो इसी तरीके से इसके लिए आपको पेन किलर ऑइंटमेंट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, जिससे ये लोकलाइज्ड एक्शन देता है। तो ये हो गया लोकलाइज्ड एक्शन। इसमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मिनिमल या बिल्कुल भी नहीं होता है। फ़ायदा ये होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग जो होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिज़ायर्ड साइट तक पहुंच जाती है बिना बची हुई बॉडी को एक्सपोज किए। इसलिए इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जिसको कहते हैं नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि बॉडी में हर तरफ ये ड्रग फैला नहीं है, वहीं पे गया जहाँ इसको एक्शन करना था। तो ये होता है लोकलाइज्ड। लेकिन अगर कोई ड्रग सूटेबल डोजेज फॉर्म में हो और उस लोकल साइट से भी एब्जॉर्ब हो जाए, तो वही रूट सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काम कर सकता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जब स्किन पर ऑइंटमेंट या ट्रांसडर्मल पैच के रूप में लगाया जाता है, तब ये लोकल एरिया से सिस्टमिक रूट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक लोकल रूट से आप सिस्टमिक रूट पे आप ड्रग दे सकते हो। अब लोकल रूट्स में सबसे पहले आता है टॉपिकल रूट, जिसमें ड्रग को बॉडी की सरफेस पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में लगाया जाता है। यह कन्वीनियंट भी होता है और पेशेंट को साइकोलॉजिकली अपीलिंग भी लगता है। तो एक बहुत बढ़िया रूट है फॉर लोकलाइज्ड लेशंस। इस रूट से हम ड्रग को स्किन, ओरोफेरेंजियल या नेसल म्यूकोसा, नाक के अंदर का म्यूकोसा, आइज, ईयर कैनाल, एनल कैनाल या वेजाइना तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। अब इन लोकल फार्मूले, इस लोकल डिलीवरी के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। इसको आप लोशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम, पाउडर या रिंस के फॉर्म में, पेंट्स के फॉर्म में, ड्रॉप्स, स्प्रे, लॉजेंजेस, सपोजिटरीज या पेसेसरीज। ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं जो लोकल रूट को कैटर करते हैं। अब इसी तरह कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स ओरली भी दी जाती हैं, जैसे जीआई म्यूकोसा पे। जीआई म्यूकोसा मतलब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की लाइनिंग। तो इस जगह पे भी अगर आप किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी लोकल एक्शन में आएगा। मतलब पेट के अंदर की जो लाइनिंग है, जो म्यूकोसा है, उसके ऊपर भी अगर कोई सी ड्रग दी जा रही है जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, जो वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी बट सिर्फ लोकल एक्शन देगी, तो वो भी लोकल एक्शन में आएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं सुक्रालफेट, जो कि अल्सर्स को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, वैनकोमाइसिन। इस तरीके के ड्रग्स भी आप जीआई में अंदर म्यूकोसा में ऊपर से दे सकते हो। अब वहीं आती है इन्हेलेशन द्वारा दी गई ड्रग्स, जो लंग्स से एब्जॉर्ब नहीं हो, बस लंग्स के ऊपर एक लेयर बना के वहाँ से सिस्टमिक एक्शन दे सकें। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग्स आती है वो है क्रोमोलिन सोडियम, जो कि डायरेक्टली ब्रोंकाई पे काम करती है। साल्ब्यूटामॉल, ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर है जो अस्थमा में यूज़ होती है। आपने वो नेबुलाइजर्स देखे होंगे जिसको मुंह से आप अंदर खींचते हैं और फिर आप उसमें लंग्स में ये ड्रग एडमिनिस्टर हो जाती है और यहाँ से उसका एक लोकल एक्शन शुरू होता है। इस तरीके की ड्रग्स आप लोकली मतलब आप बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं, बट इट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोकल टिश्यूज़। ठीक है, और इरिटेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे पोविडोन आयोडीन एक टाइप का एंटीसेप्टिक होता है, ये भी आप लोकली एडमिनिस्टर कर सकते हो। लिडोकेन जेली, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, इसको भी आप लोकली यूज़ कर सकते हो और ये भी लोकल एक्शन देता है। अब दूसरा लोकल रूट की बात करते हैं, जो डीपर टिश्यूज़ तक जब ड्रग पहुंचाना हो। ठीक है, जब डीपर टिश्यूज़ एक लोकलाइज्ड रीजन में ही डीपर टिश्यू तक जाना है। अभी तक तो हमने जो बात की वो थी कि हमें ड्रग ऊपरी सरफेस पे देना है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक लोकल जगह पे हमें ड्रग अंदर डीपली पहुंचाना है। तो इसके लिए सिरिंज या नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ड्रग का फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लो हो, नहीं तो ये सब जगह फैल जाएगी। तो ऐसी ड्रग जिसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लो हो, वो आप सिरिंज के जरिए लोकलाइज्ड जगह पे आप भेज सकते हो और उसका एक लोकलाइज्ड एक्शन आप ले सकते हो। इसमें आते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, जो कि नी जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है नर्व के आसपास इन्फिल्ट्रेशन के लिए। फिर आते हैं इंट्राथेकल इंजेक्शन, जैसे लोकल एनेस्थेटिक लिडोकेन, ये भी आप लोकली दे सकते हो और इसका लोकलाइज्ड एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया, या कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट भी आपको एक लिडोकेन का इंजेक्शन दांत में देता है। ये पूरी बॉडी को सुन्न नहीं करता, ये सिर्फ उस रीजन को सुन्न करता है जहाँ पे आपको एक्शन चाहिए। अब दे रहे हैं सिरिंज से,
मगर ये डीप टिश्यू के अंदर जा रहा है और लोकलाइज्ड एक्शन दे रहा है, क्योंकि इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम है, तो आपको यहाँ पे एक लोकलाइज्ड एक्शन मिल सकता है। या अगर आपका कोई छोटा मोटा सर्जरी हो, टाके लगने हो, तो लिडोकेन ये लोकलाइज्ड तरीके से दिया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है रेट्रोबल्बुलर इंजेक्शन, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, ये आई बॉल्स के पीछे इंजेक्ट किया जाता है। अब तीसरा आता है आर्टेरियल सप्लाई रूट। अब आप इंजेक्शन दे रहे हैं आर्टरी के अंदर, अब आर्टरी के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं, मगर ये भी एक लोकलाइज्ड फॉर्म में आ सकता है। जैसे एंजियोग्राफी के दौरान ये कॉन्ट्रास्ट मीडियाज आपने देखे होंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडियाज डायरेक्टली आर्टरी में दे दिए जाते हैं, और जब ये आर्टरी में जाते हैं वहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं या एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये ब्लड वेसल्स देखी जा सकती हैं। तो ये भी एक तरीके का लोकलाइज्ड सिस्टम्स में आता है, जो जब ड्रग डायरेक्टली आर्टरी में दी जाती है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स को फीमोरल या ब्रैकियल आर्टरी में भी इन्फ्यूज़ किया जाता है, ताकि लिम्ब की मैलिग्नेंसीज, जैसे किसी के हाथ पैर में कोई सी मैलिग्नेंसी हो डिस्टल पार्ट्स में, मतलब इस तरफ या पैर के कहीं पे, तो उस डायरेक्शन की आर्टरी में ड्रग दी जाती है ताकि वो उस ट्यूमर तक पहुँचे। ये भी एक तरीके का लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है, ये लिम्ब मैलिग्नेंसीज में दिया जाता है लोकलाइज्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ताकि ड्रग मिल सके। तो ये तो हो गए लोकलाइज्ड ड्रग देने के तरीके। अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जो डिसाइड करते हैं कि किस केस में कौन सा रूट चुनना चाहिए। अब सबसे पहले किस कंडीशन में कौन सा रूट चुनना चाहिए, इसमें सबसे पहला फैक्टर जाता है ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ड्रग किस फॉर्म में, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसका पीएच कितना है और उसकी इरिटेंसी किस लेवल की है। दूसरा फैक्टर आता है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, हमें एक्शन चाहिए कहाँ पे, उस बेसिस पे भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। हमें लोकलाइज चाहिए या अप्रोचेबल चाहिए, या जनरलाइज और अप्रोचेबल नहीं चाहिए। तीसरा, किसी रूट से ड्रग का रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, किस रूट से वो ड्रग कितने रेट पे एब्जॉर्ब होगा, कितने एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब होगा, ये भी रूट ऑफ ड्रग सिलेक्शन स्टडी का डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आते हैं चौथे फैक्टर पर, डाइजेस्टिव जूसेस और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट, क्योंकि कुछ ड्रग्स ओरली देने पर डिग्रेड हो जाती हैं या ये हेविली लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, इसलिए इनको ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता, तो हमें इसके लिए कोई सा अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं पांचवें फैक्टर पर। पांचवा फैक्टर है रेस्पॉन्स कितनी जल्दी चाहिए, रूटीन ट्रीटमेंट है या इमरजेंसी। जहाँ रेस्पॉन्स बहुत तेज़ चाहिए वहाँ पे इंट्रावीनस दिया जाता है, जब रेस्पॉन्स स्लो चाहिए तो कोई सा दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ किया जा सकता है। अब छठा है डोज की एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट दिया जाना है डोज। जैसे आईवी और इनहेलेशनल जो रूट्स होते हैं ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, इसलिए अगर आपने देखा होगा जो एनेस्थीसियाज हैं, एनेस्थीसिया को आईवी रूट से दिया जाता है या ओरल रूट से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया अगर थोड़ा सा भी कम क्वांटिटी में गया तो पेशेंट बीच सर्जरी में उठ जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में गया तो ठीक है, तो इसलिए इनहेलेशनल रूट्स यूज़ करते हैं या इंट्रावीनस रूट्स यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इमरजेंसी में भी इंजेक्शंस और आईवी इसलिए यूज़ करते हैं, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आईवी पेशेंट की कंडीशन पे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो, वॉमिटिंग कर रहा हो, उसको आप ओरल रूट से नहीं दे सकते। इमरजेंसी कंडीशंस में आपको तुरंत एक्शन चाहिए रहता है, तो आपको इंट्रावीनस रूट्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल के ये डिसाइड करते हैं कि ड्रग किस रूट से दिया जाएगा। अब आते हैं आखिरी फैक्टर है पेशेंट की कंडीशन। जैसे मैंने अभी बताया, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वॉमिटिंग हो रही हो, तो ओरल रूट पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेट रूट चुनना पड़ेगा। अब इस तरह रूट सेलेक्शन एक बैलेंस्ड डिसीजन होता है जो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ और पेशेंट की नीड्स, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ और पेशेंट की नीड्स दोनों को साथ में ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमिक रूट्स की, यानी ऐसे रूट्स जिसमें ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है।
इसमें सबसे कॉमन और सबसे पुराना तरीका है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल इंजेक्शन सबसे सेफ़ है और एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है। इसे देने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, ये इसका एडवांटेज है। ये नॉन इन्वेजिव है, ये अक्सर पेनलेस होता है। एक टैबलेट या कैप्सूल खानी है आपको, और मेडिकामेंट को स्टेरलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस बाईपास हो जाता है, इसलिए कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ती है। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जैसे पाउडर्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, स्नैप्सूल्स, मोल्डेड टैबलेट्स या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल थेरेप्यूटिक सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं। और लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो एलिक्सिर्स होते हैं, सिरप्स, इमल्शंस, मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें ओरली दी जाती हैं। अब इसके भी कई लिमिटेशंस हैं। ओरल रूट का पहला लिमिटेशन है एक्शन बहुत धीमा आता है। बहुत धीमा मतलब काफ़ी धीमा भी नहीं, सॉरी, धीमा होता है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शंस, इसलिए इमरजेंसीज़ में ये सूटेबल नहीं होता है। अनपैलेटेबल ड्रग्स जैसे क्लोरामफेनिकोल, अनपैलेटेबल मतलब जो खाई नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, इरिटेंट होती हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को कुछ इरिटेशन पहुंचा सकती हैं, इस तरीके की अनपैलेटेबल ड्रग्स जैसे क्लोरामफेनिकोल को एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इन्हें कैप्सूल्स में भर कर दिया जाता है। अब ओरल ड्रग का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये कई बार नौजिया और वॉमिटिंग भी इंड्यूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है एमिटीन। अब एक बहुत बड़ा लिमिटेशन इस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये है कि ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का रूट अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव या वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स में नहीं दिया जा सकता, बेहोशी की हालत में नहीं दिया जा सकता। बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बहुत रो रहा है, दवाई थूक दे रहा है, तो भी उसे नहीं दिया जा सकता। वॉमिटिंग के केस में भी इसको नहीं दिया जा सकता। एक और बहुत बड़ा लिमिटेशन इस ड्रग का ये है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन वेरिएबल और इरेटिक हो सकता है। वेरिएबल और इरेटिक इसलिए हो सकता है क्योंकि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं। आपने दवाई लेने के पहले क्या फूड कंज्यूम किया है, किस क्वांटिटी में किया है, किस टाइप का फूड कंज्यूम किया है, ये सब चीज़ें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करती हैं। कुछ ड्रग्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ये प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब ही नहीं होती। इसके अलावा कुछ ड्रग्स डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन जी या इंसुलिन, ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो जाती हैं, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं और अपना एक्शन खो देती हैं। कई बार ड्रग्स जैसे जीटीएन, टेस्टोस्टेरोन और लिडोकेन, ये सब चीज़ें भी ओरली नहीं दी जा सकती। तो ओरल रूट का समझना ज़रूरी है क्योंकि सबसे कॉमन और कन्वीनियंट है, लेकिन इसके लिमिटेशंस और प्रिकॉशंस, जो इसके लिमिटेशंस और प्रिकॉशंस हैं, इसको ध्यान में रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि ओरल रूट के क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ओरल रूट के क्या लिमिटेशंस होते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया रूट की, जो है सबलिंगुअल या बकल रूट। मतलब माउथ के अंदर जो बकल कैविटी होती है, जो माउथ की बकल कैविटी होती है, ये यहाँ से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इस मेथड में टैबलेट या पेलेट जो ड्रग कंटेन करता है उसे टंग के नीचे रखा जाता है या माउथ में क्रश करके बकल म्यूकोसा, जो आपके अंदर का म्यूकोसा है, इस पर स्प्रेड किया जाता है। ये तरीका सिर्फ उन ड्रग्स के लिए सूटेबल है, जो लिपिड सॉल्युबल हों। बाकी दूसरी ड्रग्स इससे नहीं दी जा सकती। और दूसरा, ये नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपके म्यूकस में इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी तो नई किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो अब फ़ायदा ये है कि एब्जॉर्प्शन या रिलेटिवली बहुत रैपिड होती है, यानी एक्शन कुछ ही मिनटों में शुरू हो सकता है। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है बकल म्यूकोसा में लगाना, लेकिन डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलने के बाद आप इसको च्युइंग गम की तरह या इस टैबलेट के पेलेट को स्पिट भी कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस रूट से बकल कैविटी के रूट से लीवर बाईपास हो जाता है, और ऐसे ड्रग्स जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ये लीवर में डिग्रेड होती हैं, उन्हें सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कराया जा सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस रूट का, स्पीड और बाईपासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब सबलिंगुअली दिए जाने वाले कुछ ड्रग्स में कॉमन ड्रग्स हैं जैसे जीटीएन और कई फॉर्म्स ऑफ डेसामाइनो ऑक्सीटोसिन। और अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, तो जो आप वो तंबाकू खाते ना, वो भी यहीं से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसका असर बहुत तेज़ी से मिलता है और ये लीवर को बाईपास करता है। तो टोबैको इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल।
जैसे निकोटीन विच इज़ वेरी हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड थ्रू बकल म्यूकोसा। तो अब समझते हैं एक इसके बाद के रूट को, जो कि है रेक्टल रूट। कुछ ऐसे इरिटेंट या अनप्लेजेंट ड्रग्स होते हैं जिन्हें रेक्टम में सपोजिटरीज या रिटेंशन एनिमा के रूप में दिया जा सकता है ताकि सिस्टमिक इफेक्ट मिले। अब ये रूट तभी यूज़फुल है जब पेशेंट बार बार वॉमिटिंग कर रहा हो या अनकॉन्शियस हो। हालांकि ये रूट थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, ये इरेगुलर भी होता है और अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। लेकिन कुछ ड्रग जैसे डायज़ेपाम सॉल्यूशन और पैरास्टामोल की सपोजिटरी बच्चों में रेक्टम से जल्दी और रिलायबली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए कुछ कंडीशन में आजकल भी इसे यूज़ किया जाता है। अब ड्रग जो अब इसमें एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन्स होती हैं और इंटरनल हीमोरॉयडल वेन्स होती हैं रेक्टम में। अब जो ड्रग्स एक्सटर्नल हीमोरॉयडल वेन से एब्जॉर्ब होती हैं लगभग 50% लीवर बाईपास कर जाती हैं, लेकिन जो इंटरनल हीमोरॉयडल वेन से एब्जॉर्ब होती हैं वो लीवर से नहीं बचती और वो वहाँ पे जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिग्रेड हो सकती हैं। रेक्टल इन्फ्लेमेशन ड्रग्स के कारण रेक्टल ड्रग से इन्फ्लेमेशन इरिटेंट ड्रग से हो सकता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। कुछ ड्रग्स जो कभी कभी रेक्टली दी जाती हैं उनके एग्जांपल्स है डायज़ेपाम, इंडोमेथासिन, पैरास्टामोल, एर्गोटामिन। ये सारी ड्रग्स रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती हैं। ये रूट खासकर उन सिचुएशंस में काम आता है जहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल ना हो। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल कब नहीं होता है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो, पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा हो, पेशेंट अनकोऑपरेटिव हो। इन कंडीशंस में आप रेक्टल रूट को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं क्यूटेनियस रूट की ओर। स्किन हाईली लिपिड सॉल्युबल, जैसे मैंने आपको बताया था बकल कैविटी में भी एक क्राइटेरिया था हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वैसे ही स्किन में भी क्यूटेनियस रूट में भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को स्किन पर अप्लाई किया जा सकता है ताकि इसका एक स्लो और प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो। सस्टेन्ड रिलीज मतलब बहुत देर तक आपको इसका असर चाहिए है तो ये रूट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे लीवर बाईपास हो जाता है और ड्रग जो है वो सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ड्रग को ऑइंटमेंट में मिलाकर किसी स्पेसिफिक एरिया पर लगाया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन को यहाँ से इस रूट से एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए प्रिपरेशन को जेंटली रब भी किया जा सकता है जिससे एब्जॉर्प्शन तेज़ हो सके। ऑयली बेसिस इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग भी लगा सकते हैं आप, इसको पट्टी से बांध भी सकते हैं और यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम्स यानी TTS की। ये भी एक तरीके का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ये डिवाइस एडेसिव पैचेस के रूप में होते हैं। ये अलग अलग शेप्स में आते हैं 5 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो ड्रग को एक कांस्टेंट रेट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करते हैं। स्ट्रेटम कॉर्निया मतलब जो स्किन की आपकी पहली लेयर होती है उसके थ्रू ये स्किन के थ्रू एक कांस्टेंट फ्लो में कांस्टेंट रेट पे ड्रग को डिलीवर करते हैं। ड्रग अब इस फॉर्मुलेशन में सॉल्यूशन या पॉलीमर में फॉर्म में भी हो सकता है। रिजर्वॉयर की तरह रखा जाता है जो एक मतलब ये ड्रग है, ये आपकी समझिए कि एक ड्रग का रिजर्वॉयर है, पीछे एक ऑक्लूसिव लेयर लगी हुई है। ये ड्रग का रिजर्वॉयर है, ये ऑक्लूसिव लेयर है और जो लेयर आपके स्किन से जुड़ी हुई है वो एक पोरस बायो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है। तो ड्रग मेम्ब्रेन और एक ऑक्लूसिव बैकिंग के बीच में पोजीशन किया गया है। तो ये यहाँ से अब इस तरीके का आपने एक पैच लगा दिया, इसमें एक रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के बीच में ड्रग होता है। मेम्ब्रेन की अंडर सरफेस पर एक एडेसिव होता है जिसे चिपक जाए, जिसमें ड्रग की एक प्राइमिंग डोज रहती है और इसे अप्लाई करने से पहले एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है, वो आपने रिमूव किया और उसको लगा लिया। अब होगा क्या कि ड्रग डिफ्यूजन के द्वारा स्किन सरफेस पे पहुंचता है और परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन के ज़रिए सर्कुलेशन में चला जाता है। मेम्ब्रेन्स इसकी इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि ड्रग डिलीवरी रेट है मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है ड्रग। अब मेम्ब्रेन को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ड्रग डिलीवरी रेट स्किन सरफेस पर एब्जॉर्प्शन रेट से कम रहे, जिससे साइट स्पेसिफिक वेरिएशंस कैंसिल हो जाएं, ड्रग कांस्टेंट और एक प्रेडिक्टेबल रेट से डिलीवर हो। ठीक है, तो इसमें बेसिक एडवांटेज ये मिलता है कि एक कांस्टेंट रेट से धीमे धीमे ड्रग आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार पैच लगा लिया तो ये ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकती है।
अब इस रूट के जो कॉमन एप्लीकेशन साइट्स होते हैं वो होता है चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक्स या मैस्टॉइड रीजन। इंडिया में जीटीएन और फेंटानिल, निकोटीन और ईस्ट्राडियोल के ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल हैं। निकोटीन के ट्रांसडर्मल पैच जो सिगरेट छुड़ाने, तंबाकू छुड़ाने वाले जो पैच होते हैं ना, वो यही वाली टेक्नोलॉजी है। और कुछ ड्रग्स हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे हायोसिन और क्लोनिडीन, ये दूसरे देशों में अभी अवेलेबल है। शायद मेरे अभी तक के नॉलेज के हिसाब से शायद इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। अब ये टीटीएस अलग अलग ड्रग्स के लिए 1 से 3 दिन तक काम करते हैं। अब क्योंकि ये फॉर्मुलेशन बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन फ़ायदे की बात करें तो स्मूथ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ये प्रोवाइड करते हैं और इसमें इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कि जब आप ओरली ड्रग देते हैं तो पर्सन टू पर्सन ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेरी कर सकता है, लेकिन जब आप ट्रांसडर्मल पैच लगाते हैं, इस तरीके का टीटीएस लगाते हैं, तो इसमें इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस कम रहते हैं। दो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, दोनों लोगों में बराबर तरीके से ड्रग एक ही रेट पे काम करेगी। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कम इफेक्ट होती है, और अब क्योंकि ये लोकलाइज्ड रूट है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमल होते हैं। कन्वीनियंस भी बढ़ती है क्योंकि पेशेंट ओरल टैबलेट्स के बजाय ट्रांसडर्मल पैचेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें पेशेंट कंप्लायंस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, पेशेंट कंप्लायंस भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ केसेस में लोकल इरिटेशन हो सकता है, एरिथीमा हो सकता है, लेकिन ये सब सिम्टम्स जनरली माइल्ड होते हैं और साइट का रोटेशन अगर आपने कर दिया, साइट चेंज कर दी, तो इसको कम किया जा सकता है। इसका डिसकंटिन्यूएशन के केसेस लगभग 2 से 7% केसेस में ही देखा गया है कि पेशेंट नहीं लगा पा रहा है ड्यू टू साइड इफेक्ट्स, इरिटेशन और अदर सिम्टम्स। अब बात करते हैं इनहेलेशनल रूट्स की। अब वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस को सिस्टमिक एक्शन के लिए इनहेल किया जाता है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक्स। अब इन जनरल एनेस्थेटिक्स का एब्जॉर्प्शन एल्वियोली के सरफेस से होता है, मतलब हमारे लंग्स का जो सरफेस है जहाँ पे वो एल्वियोली है, वहाँ से ये सारी ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं। इनहेलेशनल रूट है, इसलिए इसका एक्शन बहुत रैपिड होता है। छोटा सा एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ, कॉमन सिगरेट्स, ठीक है, ये भी एक तरीके का इनहेलेशनल रूट है जहाँ निकोटीन एल्वियोली से एब्जॉर्ब होता है और इसका एक्शन बहुत रैपिड होता है, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेशन रोक दी जाती है तो ड्रग वापस डिफ्यूज़ होकर एक्सपायर्ड एयर में जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। आप में से कुछ लोग बहुत क्लोजली समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। जॉइंट भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है, खैर छोड़िए। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, इसमें बहुत कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। आपको जितना खींचना है आप उतना खींचिए, जब आपको रोकना है तब आप उसको फट से रोक सकते हैं। और इसका ये जो एक्सेस निकोटीन है या कैनेबिस है या आपका एनेस्थीसिया है, ये फटाफट आपकी लंग से बाहर निकल जाएगा और एक ओवरडोजिंग नहीं होगी। हालांकि कुछ ड्रग्स में इरिटेंट वेपर जैसे ईथर होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि ये लोकली जा रहा है तो ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन और सिक्रीशन बढ़ा सकता है, इसलिए इनके यूज़ में, इनके उपयोग में सावधानी बरतनी पड़ती है। अब आते हैं अगले रूट पे जो कि है नेज़ल रूट। अब नेज़ल रूट में नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन नोज़ के अंदर की मेम्ब्रेन कई ड्रग्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है और फ़ायदा ये होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस या लीवर मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया जा सकता है। हालांकि इस रूट का यूज़ फ़िलहाल कुछ ही स्पेसिफिक ड्रग्स तक सीमित है, जैसे GnRH एंटागोनिस्ट्स, डेस्मोप्रेसिन, या जिन्हें इन ड्रग्स को स्प्रे या नेबुलाइज्ड फॉर्म के रूप में दिया जा सकता है। अब आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊँगा कि GnRH एगोनिस्ट क्या होते हैं, डेस्मोप्रेसिन्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप एज एन एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कुछ ड्रग्स नेबुलाइज्ड सोल्यूशन के फॉर्म में आप नेज़ल रूट से दे सकते हैं। इसके अलावा ये रूट कुछ पेप्टाइड ड्रग्स जैसे इंसुलिन के लिए भी ट्रायल में है कि इंसुलिन को नेज़ल रूट से दिया जा सके। साथ ही ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करने के लिए भी रूट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, क्यों इसको बाईपास करना ज़रूरी है। तो कई प्रोडक्ट्स नेज़ल रूट से इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स को भी बाईपास किया जा सके। अब बात करते हैं एक बहुत बढ़िया रूट की, पेरेंट्रल रूट, इंजेक्शंस, ठीक है।
पेरेंट्रल का मतलब है ड्रग को इंजेक्शन के माध्यम से सीधे टिश्यू फ्लूइड या ब्लड में देना, यानी इंटरनल म्यूकोसा को क्रॉस किए बिना। इसके जरिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटेशंस को बाईपास किया जा सकता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने काफ़ी सारी आपको लिमिटेशंस बताई थी, जैसे अनप्रेडिक्टेबल रहता है, अनइवन रहता है, एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं दिया जा सकता, अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको ये पेरेंट्रल रूट बाईपास कर देता है। देखिए, ड्रग एक्शन यहाँ फास्टर और मोर रिलायबल होता है, जो इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत वैल्यूएबल है। गैस्ट्रिक इरिटेशन और वॉमिटिंग भी यहाँ पे नहीं होता है। पेरेंट्रल रूट्स का इस्तेमाल, आप इसका फ़ायदा ये है कि अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव, रोतलू बच्चा या वॉमिटिंग पेशेंट्स में भी आप कर सकते हो। फूड या डाइजेस्टिव जूसेस का इसमें इंटरफेरेंस बहुत बिल्कुल ना के बराबर होता है, लीवर भी बाईपास हो जाता है। मगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि ये पेरेंट्रल रूट है, इसकी प्रिपरेशन को स्टेरलाइज करना ज़रूरी है और ये स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस कॉस्टली होती है। दूसरा है टेक्निक ये इन्वेजिव होती है, पेनफुल होती है, अक्सर दूसरे व्यक्ति का असिस्टेंस चाहिए। हालांकि सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, जैसे आजकल वो इंसुलिन के डायबिटीज़ वाले छोटे छोटे इंजेक्शन्स आते हैं, बट असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और इसमें एक और बड़ा एडवांटेज ये डिसएडवांटेज ये है कि टिश्यू इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें एक रूट है सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का रूट। इसमें ड्रग को लूज क्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट किया जाता है। क्यूटेनियस टिश्यू मतलब आपका स्किन का ऊपर का लेयर, इसमें डिपॉजिट किया जाता है। अब नर्व से ये रिचली सप्लाइड होती है, इसलिए इरिटेंट ड्रग्स, अब जो आपका स्किन का नीचे का सरफेस होता है, जो इमीडिएट बिलो द स्किन सरफेस होता है, यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इरिटेंट ड्रग्स जो होते हैं, जो इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इंजेक्ट नहीं किए जा सकते। और यहाँ पे वैस्कुलरिटी कम होने के कारण थोड़ी ब्लड वेसल्स की कमी होती है। इसके कारण एब्जॉर्प्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के कंपैरिजन में यहाँ से स्लोअर होता है। यहाँ सिर्फ स्मॉल वॉल्यूम्स ही इंजेक्ट किए जा सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में इंजेक्शंस नहीं दिए जा सकते। और सेल्फ इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट में सबसे फ़ायदा ये है कि सबक्यूटेनियस फॉर्म में इसमें सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब शॉक के पेशेंट्स में ये रूट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण एब्जॉर्प्शन डिले होता है। इसलिए शॉक कंडीशंस में अगर पेशेंट हो तो ये रूट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आज आपने काफ़ी सारे रूट्स के बारे में समझा, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, क्या क्या टाइप्स के रूट्स होते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं और क्या उनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।